नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी एडवांस प्रैक्टिस सेट। हमारे हिंदी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब हमारे लेटेस्ट होते हैं, जो आधुनिकता पर आधारित है, जो अब हमारे सिलेबस के आधार पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर हम अपना डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य किसकी महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन साहित्य से पूछा गया है, और साहित्य से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जिस कवि के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम हमेशा के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी तरह से ये हमारे लगभग 17वें 18वें कवि होने वाले हैं आज की वीडियो में। जो दिए गए हैं, ब्रह्म राक्षस का शिष्य किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो ये हमारी गजानन माधव मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण रचना है। ब्रह्म राक्षस का शिष्य आपको याद रखना है। और अब हम कंप्लीट करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं सबको अपना कंप्लीट करते हैं। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में क्या क्या क्वेश्चन अब तक हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका जन्म तो बताना, 13 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ। संबंध कहां से इनका, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इनका संबंध है। मृत्यु कब हुई थी, 1964 दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म और मृत्यु दोनों इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे एग्जामों में महत्वपूर्ण आती है। जैसे चांद का मुंह टेढ़ा बहुत महत्वपूर्ण है। सहर्ष स्वीकार है, भूरी भूरी खाक धूल, एक अंत्यकतः, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, एक स्वपन कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, दिमागी गो अंधकार का औरांग उठाव। नेक्स्ट, नास देवता, पूंजीवादी समाज के प्रति, बेचैन चील, मुझे पुकारती हुई पुकार, मेरे असंग बाबुलपन, मैं तुम लोगों से दूर हूं, मृत्यु और कभी, लकड़ी का रावण, विचार आते हैं मेरे लोग, और महत्वपूर्ण शून्य। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं कुछ इनके जो आलोचना है। जैसे नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, कामायनी एक, पुनर्विचार एक, साहित्यिक डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ये क्या है, इनकी आलोचना है। नेक्स्ट, कुछ कहानियां, जैसे अंधेरे में, क्लाउड इथरली, जंक्शन, पक्षी और दीमक, प्रश्न और जो पूछी गई थी, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। नेक्स्ट, लेखन सौंदर्य का उपासक। कुछ अन्य इनकी कथा साहित्य, जैसे काठ का सपना महत्वपूर्ण है। उसके बाद विपात्र, सतह से उठता आदमी, और इनकी एक ऐसी रचना जो आपकी अप्रकाशित रही। तो अप्रकाशित कविता कौन सी है, जब दोपहरी जिंदगी पर। ये इनकी अप्रकाशित रचना है, ये प्रकाशित नहीं हो पाई थी। ये जानकारी है सब गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। इनकी रचनाएं हमारे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इनसे बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं, आपको याद रखना है। इसी तरह से हम अपना साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो आंसर बना हमारा, ब्रह्म राक्षस का शिष्य किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। पत्र लेखन से क्वेश्चन दिया गया है, और क्या दिया गया है इसमें, क्वेश्चन पूछा गया है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, बताइए। जो शासकीय पत्र होता है में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, प्राप्तकर्ता का पदनाम, दिनांक, या प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम या सेवा में, बताइए। तो शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, प्रेषक पदाधिकारी का नाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जितने भी टॉपिक होते हैं सभी से अपना डिस्कस करते हुए सभी अपने प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी हमारा पत्र लेखन से ही है।
पत्र लेखन से अभी जो पेपर हुआ है हमारा, उसमें 6-7 क्वेश्चन थे जो एसआई वाला पेपर हुआ है, और सभी क्वेश्चनों पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपका बाहर चला गया हो। तो देखते हैं इसमें जो दिया गया है, आवेदन पत्र लिखते समय कौन सा प्रकार सही है। जब आवेदन पत्र लिखते हैं तो दिनांक का कौन सा प्रकार सही दिया गया है, बताइए। जब हम दिनांक लिखते हैं अपने पत्र में तो किस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। पहले दिया गया है हिंदी में जो पूरी तरह से लिख देते 4 सितंबर 2016, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उसके बाद 4 सितंबर 2016 या इस तरह से लिखा जाता तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जो हम पत्र लेखन में अपनी दिनांक लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा वर्णमाला से, और क्या पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया आपको, मूर्धन्य भी बताना है, अल्प प्राण भी है, और वही हमारा अघोष भी है। बताइए मूर्धन्य, अल्प प्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा हमारा होने वाला है, बताओ क्या हमारा आंसर होने वाला है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है हमारी 25 संख्या। और स्पर्श व्यंजन हमारे कितने वर्गों में होते हैं, तो बताना वर्ग में होते हैं हमारे 5। और क्वेश्चन क्या पूछा है, मूर्धन्य, अल्पप्राण और अघोष बताने। तो मूर्धन्य भी बताना है, देख लेते हैं जो हमारे मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। जैसे ट आता है, ठ आता है, डे, अड़े और लास्ट में अड़े। तो यही होते हैं हमारे जो मूर्धन्य होते हैं, हमारे मूर्धा होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वह हमारा कट जाएगा, और हमारा च भी कट जाएगा। जो पूछा गया है वह ये तो हमारा ओष्ठ था, और जो लास्ट में च पूछा गया था ये हमारा तालु था। तो ये दोनों तो कट जाएंगे मूर्धन्य मूर्धा। जो अब बचे हमारे बी और सी में से हमें आंसर निकालना है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो शुरू के हमारे 2 होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। और बाद के जो तीनों होते हैं ये हमारे सघोष होते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था अघोष, जबकि हमारा डे क्या है, ये सघोष है। तो बी भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा हमारा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। टे है हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है, और हमारा अघोष भी। इसी तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन पूछने का तरीका अब बदल चुका है, अभी आपने पेपर भी देखा होगा, बहुत क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया है। इसमें बताना आपको चौथाई शब्द में विशेषण है, बताइए चौथाई शब्द में हमारा कौन सा विशेषण होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दिया गया है क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, उसके बाद अपूर्णांक बोधक विशेषण या गणनावाचक विशेषण। बताइए चौथाई शब्द में। तो आपको एक चीज याद रखनी है विशेषण कंप्लीट करने से पहले, ये जो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता आपका पूर्णांक गणनावाचक, और एक होता हमारा अपूर्णांक। पूर्णांक और अपूर्णांक गणनावाचक होते हैं। बात कर लेते हैं जो हमारे पूर्ण गणनावाचक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100। तो ये जो हम गणना करते हुए जा रहे हैं, हम बिल्कुल कंप्लीट गणना कर रहे हैं, पूर्ण तरह से, मतलब पूरी गणना। और जो दिया गया है अपूर्णांक, इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, तो इसमें याद रखना जैसे एक शब्द आया आधा, ठीक, उसके बाद दूसरा आ जाएगा पौना, आधा, पौना, सवा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, चौथाई, नेक्स्ट डेढ़, ढाई, अन्य शब्दों में याद रखना सवा। यदि आपको ये शब्द मिल जाते हैं जो दिए गए हैं हमारे, जैसे आधा, पौना, सवा, चौथाई, डेढ़, ढाई, ठीक है, या सवा या तिहाई भी हो सकता है हमारा,
तो ये सब आते हैं हमारे अपूर्णांक गणनावाचक के अंतर्गत, अपूर्णांक गणनावाचक, जबकि 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पूर्णांक होते हैं। तो क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है सी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भविष्य में भी इससे कोई क्वेश्चन आए जैसे आधा, पौना, सवा, चौथाई, तिहाई, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, बताना गणनावाचक के एक भेद के अंदर आते हैं। क्योंकि गणनावाचक के दो भेद होते हैं, पूर्णांक गणनावाचक और अपूर्णांक, और अपूर्णांक गणनावाचक माना जाता है हमारा चौथाई, तिहाई, सवा, डेढ़ और ढाई। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये जो आपकी समझ में आया होगा। भविष्य में आए तो आप गलत मत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा अलंकार से, और क्या दिया गया है इसमें, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, में अलंकार क्या होगा? अलंकार से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बताइए। ऑप्शन भी दे दिए गए हमारे, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। बताइए। उपमा अलंकार जो होता है हमारा, इसमें तो पहचान के लिए शब्द आते हैं सा, सी, से, और जो उपमा अलंकार होता है इसके भेद पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। उपमा अलंकार के हमारे कितने भेद होते हैं तो बताना। उपमा अलंकार के अगर भेद की बात करेंगे तो भेद होते हैं तीन, तीनों भेद याद रखना। एक होता हमारा पूर्ण उपमा, नेक्स्ट लुप्त उपमा, और तीसरा होता है मालव उपमा। तो उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? तीन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है श्लेष अलंकार के बारे में। तो पहले तो आपको याद रखना कि ये जो हमारा श्लेष अलंकार होता है एक हमारा शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार कैसा अलंकार? शब्द अलंकार है। उसके बाद श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं तो बताना। इसके दो भेद होते हैं, दोनों ही पूछे गए हैं। एक होता है सैभंग और दूसरा होता है अभंग। तो अभंग और सैभंग किसके भेद है तो बताना श्लेष अलंकार के। उसके बाद नेक्स्ट अगला दिया गया हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार भी हमारा एक शब्द अलंकार है, ये भी हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। और यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं सर तीन। कौन कौन से तो बताना। आदि यमक अलंकार, मध्य यमक अलंकार, और आपका अंत यमक अलंकार। ये हो गई यहां तक की कंडीशन। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए इसमें शब्द क्या आते हैं, जैसे मानो, मनेहू, मानो, मनेहू, और जानो, जनेहू। तो इस तरह से याद रखना, मानो, मनेहू, जानो, जनेहू किसमें आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है मानो, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन इससे अलग जो आपको याद रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की संभावना दर्शाई जाती है। उपमेय और उपमान की संभावना दर्शाई जाती है, आरोप नहीं लगाया जाता। यदि आरोप की बात करते तो हम रूपक अलंकार कर देते, ठीक है। तो उपमेय और उपमान की संभावना किसमें दर्शाई जाती है बताना? उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान के लिए क्या आते हैं? मानो, मनेहू, जानो, जिन्हू जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार के हमारे कितने भेद होते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद कितने होते हैं? ये भेद होते हैं इसके तीन। कौन कौन से तो बताना। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा फलोत्प्रेक्षा, ठीक। तो वस्तु, हेतु और फलों किसके अंग हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और पूछा जाए उत्प्रेक्षा अलंकार के सबसे बड़े कवि कौन है तो बताना मलिक मोहम्मद जायसी को उत्प्रेक्षा अलंकार का सम्राट बोला जाता है। तो चारों अलंकार के बारे में आपको याद रखना है किसके कितने भेद होते हैं, क्योंकि अब आपको याद रखना है इसी आधार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, कि आप अगर विस्तार पूर्वक पढ़ोगे तभी कुछ कहीं पर कुछ हो पाएगा, वरना जो एग्जाम का लेवल है वो आपने सब देख लिया होगा। तो क्लियर है, याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा आंसर हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और मानो, देखो मानो दिया गया है तो संभावना व्यक्त की गई है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, और क्या बताना आपको। शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा,
जब कोई शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखता है तो संबोधन में वो क्या लिखता है, बताइए। पहले प्रिय गुरु जी, श्रद्धेय गुरु जी, सप्रेम नमस्ते और भवदीय, बताइए। शिष्य जब अपने गुरु को पत्र लिखेगा तो किस शब्द का प्रयोग करेगा संबोधन के रूप में? तो आपको याद रखना, हमेशा के लिए कई बार ये पूछा गया है, कई बार हमारे भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इस तरह का आंसर है ये। जब कभी कोई शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखेगा तो उसमें श्रद्धेय गुरु जी शब्द का प्रयोग करेगा संबोधन के रूप में। क्लियर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमारा, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। जो हमारी पूर्वी हिंदी है कहां से विकसित की गई है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश या पेचासी अपभ्रंश? क्वेश्चन पूछा गया हमारा अपभ्रंश से। किसके बारे में क्वेश्चन है? अपभ्रंश के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अपभ्रंश का जन्मदाता पूछा जाए, जन्मदाता किसे बोला जाता तो बताना। प्रसिद्ध व्यक्ति थे आचार्य बियाली, इन्हें अपभ्रंश का जन्मदाता बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, अपभ्रंश का उपनाम पूछा जाए तो बताना। अपभ्रंश को उकार बहुला भी बोला जाता है, ये इसका उपनाम। नेक्स्ट, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटा हुआ या जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश का कार्यकाल पूछा जाता है, कब से अपभ्रंश का कार्यकाल शुरू होता है तो बताना। अपभ्रंश का जो कार्यकाल शुरू होता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के जो बीच का काल है, ये हमारा अपभ्रंश का काल है। क्योंकि आपको याद रखना है 1000 के बाद तो हमारा आधुनिक हिंदी का काल शुरू हो जाता है। तो इतनी जानकारी याद रखना। अपभ्रंश का कार्यकाल, अपभ्रंश के जन्मदाता, इसका उपनाम और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? टूटा हुआ। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है अपभ्रंश से कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, किससे पूर्वी हिंदी हमारी विकसित हुई है? तो बताना। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्लियर है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया मागधी अपभ्रंश, इसमें किस किस का जन्म हुआ तो बताना। इसमें बंगाली का जन्म हुआ है, इसमें ही बिहारी का जन्म हुआ है, इसमें ही उड़ियाई है, उड़ीसा वाली, और इसमें ही क्या है? हमारी असमिया है। तो असमिया, उड़िया, बिहारी और बंगाली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ तो बताना। मागधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी जो क्वेश्चन में पूछी गई है अर्धमागधी हो जाएगा। शोरसेनी जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे आपका पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थानी का विकास हुआ है और हमारा गुजराती का विकास हुआ है। तो ये अपभ्रंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा? पूर्वी हिंदी का विकास हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया से। क्या दिया गया है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? बताइए। चूड़ी अच्छी थी में थी पूछा गया है, बस कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, अप्रत्यक्ष, अधिकार घोतक क्रिया या औचित्य बोधक क्रिया? कौन सी क्रिया होने वाली है हमारी? चूड़ी अच्छी थी। तो बताइए, देखिए ये जो हमारी क्रिया होने वाली है योजक क्रिया हो जाती है। अब मेन चीज है कि योजक क्रिया होती क्या है। तो आपको याद रखना, मुख्य क्रिया को याद रखना, मुख्य क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए, मुख्य क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए योजक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे चूड़ी अच्छी, यहां तक तो हो गई हमारी मुख्य क्रिया, लेकिन इस थी ने क्या किया है भैया? पूर्ण रूप प्रदान कर दिया। तो ये याद रखना, मुख्य क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने वाली क्रिया को हम योजक क्रिया कहते हैं। योजक क्रिया की परिभाषा भी मेरे भाई पूछी जाती है, आपको याद रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्रिया से क्वेश्चन बनते हैं, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग पूछा गया है। क्या होता है हमारा ब्राह्मण का स्त्रीलिंग? बताइए।
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग नहीं होगा, बताइए अगर नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा। तो ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा हमारा, ब्राह्मणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। सही है। लिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, लिंग के बारे में आपको याद रखना है। लिंग शब्द की जो हम पहचान करते हैं, बताइए किससे करते हैं, तो पहचान करते हैं हम अपने संज्ञा से। तो लिंग शब्द होते हैं, इसकी पहचान किससे करते हैं हम, अपना संज्ञा से करते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था हमारा ब्राह्मण का, तो ब्राह्मणी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन हमारा बड़माला से आया है। बड़माला तो अपनी कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है। बताइए क्या पूछा गया है, हिंदी बड़माला में कुल कितने आयोगवा होते हैं, बताइए कितने आयोगवा है हिंदी बड़माला में। तो हिंदी बड़माला में जो हमारे आयोगवा होते हैं, एक तो हमारा अनुस्वार होता है, अनुस्वार, और दूसरा हमारा विसर्ग होता है। क्या क्या होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अनुस्वार इस तरह से लगता है और विसर्ग हमारा ये दोनों है। तो अनुस्वार और विसर्ग किसके अंतर्गत आते हैं, तो बताना आयोग भाग के अंतर्गत आते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया हिंदी बड़वाला में कुल आयोग भाग कितने होते हैं, तो बताना 2 होते हैं। पूछा गया कौन कौन से, तो बताना अनुस्वार और विसर्ग हो जाएंगे। इससे अलग की जानकारी जो आपको याद रखनी है आयोग भाग के बारे में, कि आयोग भाग होते क्या है, तो बताना ऐसी ध्वनि जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो। तो ऐसी ध्वनि जो न स्वर हो न व्यंजन हो क्या कहलाती है, बताना आयुग्भा कहलाती है। और इस आयुग्भा का जन्म अगर पूछा जाए, आयुग्भा का जन्म कहां हुआ है, तो बताना इनका जन्म हमारी संस्कृत से हुआ है। तो आयुग्भा से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और डीप भी पूछा जा सकता है। ठीक, आयुग्भा के बारे में अब बताओ। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन सर्वनाम से पूछा गया है। और क्या दिया गया है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में उचित बताना है हमें, कौन सा हमारा शब्द हो जाएगा, बताइए। जब बात की गई है अपने स्वयं की, स्वयं अपने बारे में, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, निज वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निज वाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के बारे में कुछ जानकारी जो आपको याद रखनी है, कि अगर पूछा जाए सर्वनाम के भेद, उसके बाद सर्वनाम की संख्या, और सर्वनाम में जो लिंग की पहचान होती है किस तरह से होती है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आपको, सर्वनाम आपको लगते होंगे कि आसान होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते रहते हैं। बताइए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अगर भेद की बात करें तो सर्वनाम के भेद होते हैं हमारे 6। भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। संख्या कितनी होती है सर्वनाम की, तो बताना सर्वनाम की संख्या होती है 11। उसके बाद नेक्स्ट सर्वनाम में लिंग की पहचान किससे होती है, तो बताना सर्वनाम में लिंग की पहचान हमारी क्रिया से होती है। ये जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जानकारी और याद रख लेना कि सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं। अगर पूछा है सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, तो बताना 7 भेद होते हैं। ये सभी को पता है। वैसे कारक हमारे 8 होते हैं, जो भेद होते हैं कारक के 8, लेकिन सर्वनाम में कितने होते हैं, तो बताना सर्वनाम में कम हो जाता है, हमारे 7 होते हैं। ये जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है प्रेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है, बताइए क्या होगा। प्रेक्षा शब्द का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है, बताइए। महत्वपूर्ण है, पहले आ चुका है उत्तर प्रदेश में, अब हमने आपसे पूछ लिया है, बताइए क्या होगा। एक होगा, इसी का होता है ईक्षण। दूसरा होता है प्रेक्षण। ईक्षण, प्रेक्षण और प्रेक्षा पूछा ही गया है। इससे अगला जो होगा आप पहचानना शुरू कर दोगे, अक्षी। अक्षी के बाद होता चख, चख के बाद होता अंबक, अम्बक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी याद होगा लोचन,
द्रग विलोचन, ये आसान है, जैसे लोचन विलोचन। नेक्स्ट चक्षु दीदे, ठीक है। तो ये सब किसके हैं हमारे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आंख के हमारे सब पर्यायवाची चाहिए। इसमें जो मेन थे वो आपको याद रखना है, जो पूछा गया है, जैसे प्रेक्षा और उसके बाद एक क्षण प्रेक्षण, दोनों इंपोर्टेंट है। ये हमारे किसके हैं, सब आंख के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्या दिया गया है बताइए। वाक्यांश से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है और इसमें हमें क्या बताना है। वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश, एक ही बात है, परदेश गया हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए हमसे एक शब्द पूछा है, क्या हमारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नबोड़ा। चारों शब्द का अर्थ आपको याद होना चाहिए, यही हमारा टारगेट होता है। इसी तरह से अपने क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलते हैं। नबोड़ा बताओ क्या होता है। नबोड़ा होता है नव विवाहित स्त्री। नव विवाहित स्त्री क्या होती है, उसे बोलते हैं नबोड़ा। अगला दिया गया हमारा प्रवस्यत पति का, बताइए प्रवत्स्य पति का, इसका क्या हमारा आंसर होता है, तो बताना। इसका होता है जिसका पति परदेश जाने वाला हो। पति परदेश या विदेश को जाने वाला हो, जिसका पति परदेश को जाने वाला हो, उसे बोलते हैं क्या, आपका प्रवत्स्य पति का। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रोषित पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। और लास्ट जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आगत पति का, इसका क्या अर्थ होगा हमारा, तो बताना जिसका पति परदेश से लौट आया हो। जिसका पति परदेश से लौट आया हो। क्लियर है। तो देखो चारों को याद रखना है, नबोड़ा, प्रवत्स्य पति का, प्रोषित पति का, आगत पति का, चारों को आपको याद रखना है। भले ये क्वेश्चन हमसे हमारा क्वेश्चन एक आया है वाक्यांश से या पर्यायवाची से एक आया था, लेकिन उसी के हमने सभी पर्यायवाची देखे और जितने हमारे ऑप्शन थे सभी हमने अपने क्या देखे, वाक्यांश देखे। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताइए देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिया गया है। एक तो पुरानी हिंदी की बात की गई है, उसके बाद उर्दू और उसके बाद अंग्रेजी। जब तीनों को मिश्रण कर दिया जाता है तो उससे की गई उत्पन्न नई जबान को हम क्या कहते हैं, तो बताना। ये तो हमारी क्या बन जाती है, हिंदुस्तानी भाषा बन जाती है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी भाषा में सबका मिश्रण करके चलते हैं। तो याद रखना पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का जब मिश्रण करते हैं और एक मिक्सी में पीस देते हैं तो कौन सी भाषा निकल आती है, हिंदुस्तानी भाषा हमारी निकल आती है। नेक्स्ट अगला बताइए। निम्नलिखित में ब्लोम शब्द का सही युग्म बताना है। बताइए देखो यहां पर भी अपने चार हो जाएंगे। कौन सा ब्लोम शब्द है हमारा जो क्या दिया गया हमारा सही है, ये हमें बताना है। कौन सा ब्लोम शब्द है हमारा सही है। पहले दिया गया इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, गहरा या ऊंचा। तो जो दिया गया गहरा, इसका तो हमारा ब्लोम शब्द होता है छिछला। छिछला होता है गहरे का। इप्सित, इसका क्या होगा, तो इप्सित का होता अनिप्सित। इप्सित, अनिप्सित, इप्सित अनिप्सित होता है। तो दो हो गए। उसके बाद अमित का सैमित नहीं होता, परिमित होता है। परिमित। अब दिया गया है क्या, हया का बेहया, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चारों आपको याद रखने, इप्सित, अनिप्सित, अमित, परिमित, गहरे का छिछला होता है और हया का बेहया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बना। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कितना आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हमारे पेपर में कि रचना की दृष्टि से बतानी, और मैंने आपसे कई बार बताया यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा है कि रचना की दृष्टि से कितने होते हैं, तो हमारा आंसर था 3 होते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी,
रचना की दृष्टि से वाक्य बताना है। अगर पूछा जाए रचना की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं तो बताना 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता हमारा सरल वाक्य, दूसरा होता संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या होता? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? कर्ता अनेक पर क्रिया एक, काम खत्म। कर्ता अनेक ले लो, एक ले लो, कोई परेशानी नहीं है, हमारा सरल हो जाएगा। संयुक्त में क्या होता है तो बताना, इसमें परिभाषा बता रहे हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं किसमें? हमारे संयुक्त में। और मिश्र में क्या होता है? इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है भैया? आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ये परिभाषा दी गई है, आपके एग्जाम में परिभाषा भी पूछी जाती है, अभी इसी पेपर में पूछ ली गई है, आपको याद रखना है तीनों की परिभाषा। किसमें स्वतंत्र होते हैं तो बताना संयुक्त में, किसमें आश्रित होते हैं, आश्रित पूछा जाए तो बताना मिश्र में, और किसमें कर्ता अनेक हो सकते हैं परंतु क्रिया एक ही होगी महोदय, तो वो हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य बिल्कुल आसान है, जो आप बता सकते हो इसकी पहचान के लिए कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है तो बताना। संयुक्त वाक्य की पहचान करते हुए इसमें एक तो शब्द आता है और, जो हमारा भी पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। लेकिन और आ जाए, और के बाद तथा शब्द आ जाए, तथा के बाद इसलिए आ जाए, और तथा इसलिए एवं, एवं उसके बाद आ जाए या, नेक्स्ट अतः, अतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर, किंतु, परंतु, ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। अब बात कर लेते हैं मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में कुछ इसी तरह के हमारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिश्र वाक्य की पहचान के लिए इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आएगा एक शब्द आपका की, उसके बाद आएगा वह, नेक्स्ट आएगा उसे, की वह उसे, फिर आएगा तू, फिर आएगा तक, क्लियर। और देखो उसके बाद सभी ज्या वाले, जितने भी ज्या वाले होते हैं हमारे सब मिश्र में आते हैं। सब ज्या वाले कैसे? जैसे इस तरह से आएंगे, जब, तब, जितना, उतना। तो जैसे शुरू होने वाले कहा आएंगे? हमारे मिश्र में आते। ये हमारी पहचान हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे है, यदि आप इनकी परिभाषा पढ़ लेते हो तो आप ये मानो कि आप 1 सेकंड नहीं लगाओगे इन्हें क्वेश्चन को सोल्व करते होंगे। 1 सेकंड, क्षण भर के क्वेश्चन है, ठीक है। और आपने अगर व्यवस्था से नहीं पढ़े होंगे, आपने इनकी परिभाषा नहीं पढ़ी होगी, तो आप फिर डाउट में रहोगे, क्वेश्चन गलत करते हुए चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, काल जो हमारा दिया गया है, बताइए। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल, बताइए। देखो, सुरेश गीत गा रहा था, जब हम सुरेश से मिले, सुरेश गीत गा रहा था, हम मिलके वापस आ गए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि सुरेश अभी भी गीत गा रहा होगा या नहीं गा रहा होगा। लेकिन हाँ, जब हम सुरेश से मिले थे वो तब उस समय क्या है? सुरेश गीत गा रहा था। तो इसे क्या बोल देंगे हम अपना? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर हाँ ये कह देते गा चुका था, कहते सुरेश गीत गा चुका था, तो कंप्लीट कर देते, फिर पूर्णभूत हो जाता। लेकिन जब मिले उस समय गीत गा रहा था, हो सकता है अभी भी गीत गा रहा हो, इस कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हमारा आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें क्या बताना है? हमें बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी। बताइए 4 ऑप्शन, कौन सा हमारा शुद्ध रूप होने वाला है? आसान है, इतना कोई टफ नहीं पूछा है। अध्ययन कुछ इस तरह से लिखा जाता है और आशीर्वाद कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जबकि शुद्ध रूप में क्या है हमारा? आजीविका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अध्ययन बहुत आसान था, आशीर्वाद भी आसान था, ऑप्शन नंबर बी क्या बना हमारा? शुद्ध वर्तनी के आधार पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि नरेंद्र शब्द में संधि बतानी है, कौन सी और किस आधार पर ये हमारा टूटा हुआ है? नरेंद्र,
नर धन इंद्र। संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? संधि हो जाएगी गुण संधि, और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा नरधन इंद्र हो जाएगा, नरेंद्र। अर्थात संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हमारा आंसर हो जाएगी। संधि विच्छेद से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द पहचानिए, ऐसा शब्द जो हमारा विदेशी है। बताओ। निंद्रा, अलमारी, अचरज या चबूतरा, कौन सा शब्द है जो हमारा विदेशज होने वाला है? बताओ। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है अलमारी, ये हमारा सर विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द है तो फिर कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जैसे अलमारी पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट एक शब्द आता है बहुत महत्वपूर्ण, कर्नल। हमें ऐसा लगता है अंग्रेजी है, लेकिन कर्नल शब्द क्या है हमारा? पुर्तगाली शब्द है। प्रेस, न्यूज वाला, प्रेस पुर्तगालियों की देन थी। उसके बाद नेक्स्ट इस्पात, लोहा इस्पात वाला पुर्तगाली ही शब्द है। अन्य आलू अगर पूछा जाए तो पुर्तगाली शब्द है, जबकि आलू का जन्म पूछा जाए तो बताना पेरू देश में हुआ था आलू का जन्म, जबकि है कौन सी भाषा का? पुर्तगाली। नेक्स्ट पपीता हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अन्य शब्दों में बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे संतरा, ठीक है, बाल्टी, तौलिया, एक कमरे वाली चीज है, कमरा खुद, ये हमारे सब किसके? पुर्तगाली भाषा के शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारा अलंकार से, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। पीपर पात सरिसमंडोला में आपको उपमेय बताना है। बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो लाइक करें, कमेंट करें कि हाँ सही है। कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको लगता है कि सर इसके ज्यादा क्वेश्चन करा दो, उसी टॉपिक का अपना क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे। आप बस बता देना सर ये टॉपिक अपना कमजोर है, साहित्य हो, पत्र लेखन हो, कोई भी A to Z हिंदी में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।